तो हाँ जी भाई लोग, आज तुम्हारे सामने एक और मैं नया लेक्चर लेके आया जो कि है तुम्हारा डी और एफ ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक में अपन लोग सारा कुछ कवर करेंगे। और जिनका भी डाउट है कि भैया एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए फिर नहीं पढ़नी चाहिए, तो यार एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं है, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है इसमें इंपोर्टेंट पार्ट जो है। बस तुम एक चीज कर सकते हो कि एनसीईआरटी के जो सॉल्ड एग्जाम्पल्स हैं, बैक एक्सरसाइज नहीं, जो कि सॉल्ड एग्जाम्पल्स हैं, वो एक बार अच्छे से कर लेना। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक देखो। तो सबसे पहले अगर हम देखें पीरियड टेबल में, तो भाई पीरियड टेबल अगर तुम्हारे पास है देख लेना, एनसीईआरटी भी हो जाएगी, अदरवाइज गूगल पर सर्च कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने खुद से बनाई है ये। तो फर्स्ट जो दो ग्रुप है भाई लोग, ये क्या है, एस ब्लॉक के होते हैं। उसके बाद क्या है, ये बीच में जो रखा गया ना, दिस इज कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स रखे गए हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में तुम्हारा क्या आता है, बोरॉन से लेकर इनर्ट गैसेस तक, जैसे बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन, देन नियोन। अब जो बीच में रखे गए ना, सीरीज जो स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है, ये थर्ड बी से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे हो रहा है थर्ड ए से। फर्स्ट क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए जो होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है पी ब्लॉक से। लेकिन जो बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पे हो रहा है थर्ड बी हो रहा है स्टार्ट। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे, जहाँ पर स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये मुझे अभी तक याद है। तो ये तुम्हें यहाँ पे रखे गए हैं डी ब्लॉक में, ये सारा कुछ ठीक है, दिखाई दे रहा है। ओके, अब नीचे देखोगे भाई लोग, तो जो लेंथेनियम है और जो हॉफनियम है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है, क्योंकि लेंथियम में क्या है, एटॉमिक नंबर 57 है, हॉफनियम में कितना है, 71, सॉरी हॉफनियम का है 72। तो 57 से लेकर 72 के बीच के जो एलिमेंट्स है वो कहाँ गए, तो वो लेंथेनॉइड सीरीज कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर लेंथेनियम के अंदर। उसके बाद ऐसे सेम क्या है, एक्टिनियम है। तो एक्टिनियम में का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है 89 होता है। और रदरफोर्डियम कितना होता है, 104 होता है। लेकिन बीच में जो एटॉमिक नंबर गए हैं वो और एलिमेंट्स कहाँ गए, तो वो एक्टिनोइड सीरीज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट बात करने वाले हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करूं भाई लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को तुम लोग क्या बोलते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हो। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उन्हें बोलते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट विच डी सबशेल इज पार्शियली फिल्ड, ठीक है, जिसमें डी सबशेल जो होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है, उसको तुम नाम देते हो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट मैंने बना के रखा हुआ है, वो क्या है कि जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज डी ऑर्बिटल जो है भाई लोग, इनका क्या होता है, फुलफिल्ड होता है। ठीक है, पूरा जो है कंप्लीटली क्या होता है, फिल्ड होता है इनका डी ऑर्बिटल, जिंक, कैडमियम और मरकरी का। आपको जनरल प्रॉपर्टीज है, जिसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो होता है n-1 टू डी 1 टू 10, और ns में सबशेल में के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 0 से लेकर 2 तक होते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास मैं एग्जांपल दूं, तो तुम्हारे पास है CO हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया। ओके, तो कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन जब तुम लिखते हो, मैंने कन्फिग्रेशन लिखना सिखा दिया है पीरियड टेबल में, तो क्या लिखेंगे, ऑर्गन, फिर उसके बाद 4s2 3d7। हाँ यहाँ, तो यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन भी है, पता है क्या, क्रोमियम, कॉपर और पैलेडियम। यहाँ पे क्या होता है, इसमें 4s1 3d5 होता है, इसमें 4s1 3d10 होगा, और इसमें क्या होता है 4d10 होता है। किस वजह से, ड्यू टू स्टेबल कन्फिग्रेशन। ठीक है, ध्यान रखना। अदरवाइज तुम्हें क्या मिलेगा, पहले 4s2 मिलता है, उसके बाद मिलता है 3d, लेकिन यहाँ पर 4s1 हो रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कन्फिग्रेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर कन्फिग्रेशन। सेकंड है तुम्हारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की अगर बात करो तो अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज जो है ना वो इनिशियली क्या करता है, डिक्रीज करता है, उसके बाद क्या रहता है, सेम रहता है, फिर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रख लेना। और मेनली स्पेशल जो ध्यान रखना ना, तो यहाँ पे ये है आयरन, कोबाल्ट और निकिल, नॉट निखिल, ध्यान रखना। ठीक है, तुम्हारे भैया नहीं आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आयनेशन एनर्जी। तो भाई लोग पता है तुम्हें आयनेशन एनर्जी के बारे में, अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ तो आयनेशन एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो स्कैंडियम, रेडियम, क्रोमियम, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना इसका भी ध्यान रखना है, इसमें भी थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि स्कैनेडियम के बाद आना चाहिए था टाइटेनियम, लेकिन आ गया वेनेडियम, तो ध्यान रखना ये टाइटेनियम के बारे में। तो स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, आयरन यहाँ पहुंच चुका देखो। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकिल। ठीक है, तो इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। वैसे आयनिश एनर्जी इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन तब भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। तो भाई लोग पता है तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अक्रॉस द पीरियड क्या करता है, इंक्रीज करता है सबसे पहले, उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तुम बोलोगे भैया बहुत सारे ऑर्डर्स हैं वो याद करने पड़ेंगे, भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है याद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर बात करूँ, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक मूवमेंट की। ये मैंने तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, फिर से एक बार देख लो। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू रूट एन इंटू एन प्लस टू। ठीक है, और एन क्या यहाँ पर, एन है भाई लोग तुम्हारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर भाई लोग म्यू की वैल्यू अगर जीरो है, मतलब कि वो एलिमेंट जो है तुम्हारा क्या होगा, डायमेट्रिक होगा। अगर म्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, तो वो क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा।
नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल मैंने लिया है Ni2+ का। पहले इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4s0 3d8। तो 3d8 हो रहा है, मतलब कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। 3d10 को कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो दिस इज कॉल्ड द 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जो n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करोगे तो तुम्हारी म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.3 आ जाएगी। मतलब कि जीरो नहीं है। तो जब जीरो नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये ऑलरेडी जो है अपन लोग कवर कर चुके हैं पीरियोडिक 12 में। उसके बाद जो है सिक्स प्रॉपर्टी जो तुम्हारी वो है तुम्हारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, नीचे दे रखा है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, हाई आयनिक चार्ज, और जो थर्ड होता है वो आता है अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है सेवन प्रॉपर्टी जो कि तुम्हारा है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो भाई लोग जनरली जो है ना कलर्ड होते हैं। किस वजह से होते हैं, डी डी ट्रांजिशन की वजह से। मतलब कि जैसे मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हायर ऑर्बिट में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो क्या करेगा, इमिट करता है रेडिएशन को। दिस इज कॉल्ड दैट डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा एट प्रॉपर्टी, वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जो ना भाई लोग आर ट्रैप्ड इन द मेटल क्रिस्टलाइन लैटिस। ठीक है, जिसका एग्जांपल तुम्हारे पास में MnO4n ये दे रखा है। ठीक है, एक बार देख लेंगे। ये सारे के सारे जो मैंने दे रखे हैं। ठीक है, ये क्या है, दीज आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, केमिकली कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। और ये इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, मेटलिक कंडक्टिविटी होती है, वो क्या होती है भाई लोग, ऑलरेडी इनके पास होती है। ठीक है, नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है, वो है कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं भाई लोग, उनको हम लोग यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं डिफरेंट रिएक्शन में। जैसे कि तुम्हारा V2O5 जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है, आयरन को हम लोग यूज करते हैं हैबर प्रोसेस में, और निकल को यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं भाई लोग आर गुड कैटलिस्ट। क्यों, ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसीज, लार्ज सरफेस एरिया, और अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, जितना करा रहा हूँ ना उतना इंपोर्टेंट है, इसके अलावा जो है ना तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है एलॉय फॉर्मेशन। सॉरी, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है फॉर्म करते हैं एलॉय। ठीक है, विद ईच अदर ड्यू टू सिमिलरिटी इन साइज। जैसे कि ब्रास होता है, ब्रास क्या करता है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। और ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर और टिन का। नेक्स्ट देखो, सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी एलिमेंट्स। सबसे पहले जो है वो है पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4। उसकी प्रिपरेशन मेथड देख लो। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है लैब मेथड है। तो लैब मेथड जो होता है ना वो होता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ Mn2+ आयन साल्ट बाय पर ऑक्सी डाई सल्फेट। ठीक है, तो Mn2+ को हमने H2O8 2- मतलब कि पर ऑक्सी डाई सल्फेट के साथ में हमने इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, MnO4 1-। ठीक है, सेकंड जो है मेथड वो तुम्हारा है कॉमर्शियल मेथड है। कॉमर्शियल मेथड जो है वो तुम लोग फॉर्म करते हो फ्रॉम पायरो पायरोलुसाइड होता है, जैसे तुम नाम देते हो MnO2। ठीक है, पायरोलुसाइड। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, पहले तुम्हें ना MnO2 को KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में वो करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो तुम्हारे पास में बनेगा K2MnO4। फिर तुम K2MnO4 को भाई लोग इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन के मेथड से एल्केनिल मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें मिलेगा KMnO4। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्लियर है। सेकंड है प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, तो ये भाई लोग जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो डिकम्पोज हो जाता है 513 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, तो KMnO4 जो है 513 केल्विन टेम्परेचर पर K2MnO4 में चेंज हो गया। और यहाँ पे ना इनका कलर्स भी ध्यान रखना है, कलर्स ध्यान रखना है। KMnO4 का कलर होता है डीप पर्पल और इसका होता है ग्रीन कलर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में सिखा था ना स्ट्रक्चर बनाना। ये मैग्नेटिक आयंस है और ये परमैग्नेटिक आयंस है। ठीक है, पर मैग्नेट। चलो, ध्यान रखना है कि जो कलर होते हैं ना भाई लोग, ठीक है, इनके जो कलर्स हैं वो कलर्स होते हैं लिगेंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना भाई लोग एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम तीनों में। ठीक है, यहाँ पे देख लेना MnO4 1- जो है चेंज हो रहा है इसमें बेसिक मीडियम में। ये न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन है और ये क्या है, एसिडिक मीडियम की है। ठीक है, तुम्हें लग रहा है थोड़ा फास्ट है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से करोगे ना दिमाग लगा के, तो बहुत सारी चीजें जो है ना ईजी लगेंगी। उसके बाद है एसिडिक मीडियम की अगर हम बात करें तो एसिडिक मीडियम में भाई लोग जो MnO4 1- है, मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट है, वो रिड्यूस हो जाता है इनटू Mn2+ आयन में। एंड ठीक है, और शायद मैंने उल्टा बोल दिया।
एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लें दो मुझे। हाँ, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ठीक है। तो इन एसिडिक मीडियम MnO4 - ऑक्सीडाइज, ठीक है, इनटू Mn2+ आयन और रिड्यूस हो जाता है एडजेसेंट स्पीसीज में, ठीक है। ये तुम्हारी एडजेसेंट स्पीसीज है, एक बार चेक कर लेना। उसके बाद मैं अगर बात करूँ न्यूट्रल मीडियम में या फिर एल्कलिन मीडियम में, तो पोटेशियम परमैंगनेट या फिर MnO4 - जो है वो रिड्यूस हो जाता है MnO2 में, लेकिन ऑक्सीडाइज हो जाता है उसकी एडजेसेंट स्पीसीज में, ठीक है। एडजेसेंट स्पीसीज के साथ में ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो वो होता है फॉर्मूला होता है वो होता है K2Cr2O7। प्रिपरेशन मेथड क्या है, तो सबसे पहला जो है इसका लैब मेथड है, ठीक है। तो लैब मेथड क्या है, K2Cr2O7 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में गर्म करने पर K2Cr2O7 मिलता है, ठीक है। फिर K2SO4 मिलता है, देन वाटर। ये क्या है, ये तुम्हारा डाइक्रोमेट है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम क्रोमेट। फिर है कॉमर्शियल मेथड, देखो कॉमर्शियल मेथड में K2Cr2O7 भाई लोग हम लोग प्रिपेयर करते हैं क्रोमेट आयंस, क्रोमेट और होता है, ठीक है। क्रोमेट और मतलब क्या होता है K2Cr2O4, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा जल्दी लगेगा लेकिन ना थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन के साथ बैठोगे ना तो तुम्हें चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगी। K2Cr2 और K2Cr2O4 जो है ना, जिसे तुम नाम दे रहे हो क्रोमाइट और, ठीक है, इसको हम लोग फ्यूज करते हैं विद Na2CO3 में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सोडियम क्रोमेट में चेंज हो जाता है। फिर हम इसकी फिर हम ना इसको एसिडिफाई कर देते हैं सोडियम क्रोमेट को, फिर ये चेंज हो जाता है सोडियम डाइक्रोमेट में, ठीक है। फिर उसको हम KCl की प्रेजेंस में, पोटेशियम क्लोराइड की प्रेजेंस में है, ये हमने इसकी रिएक्शन करा दी तो हमें मिल जाता है K2Cr2O7, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है कि ऑन हीटिंग ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, ये डिकम्पोज हो जाता है 513 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। इसके पास कलर ध्यान रखना है कि कलर कलर क्या है, ठीक है। रिएक्शन याद रखो या मत रखो, कलर ध्यान रखना है। उसके बाद है नोट पॉइंट कि भाई लोग ये जो क्रोमेट है ना बने हैं और जो डाइक्रोमेट आयंस हैं ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये आपस में चेंज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इफ वी इंक्रीज pH ऑफ डाइक्रोमेट आयन देन वी गेट क्रोमेट आयन, ठीक है। एंड इफ वी एसिडिफाइड क्रोमेट आयन वी गेट डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। तो मैं यहाँ से ना रिएक्शन समझ जाओगे, ये देखो ये डाइक्रोमेट आयन है, ये क्या है क्रोमेट आयन है। तो इसका हमने pH बढ़ाया तो हमें मिलेगा ये क्रोमेट, pH घटा दिया मतलब एसिडिफाई कर दिया तो मिलेगा डाइक्रोमेट, ठीक है। कलर ध्यान रखना है, और कलर किस वजह से है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से है। नेक्स्ट देखो केमिकल रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट भाई लोग सेम एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो ये रिएक्शन देख लेना एक बार, और यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पर जो है ना Cr2O7 जो है ना वो रिड्यूस हो रहा है Cr+3 में और ऑक्सीडाइज हो रहा है एडजेसेंट स्पीसीज में, ठीक है। सेम ऊपर वाला केस है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक इतना सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का भाई लोग इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो होता है ना वो कुछ ऐसा होता है ना। इसमें दो वो आते हैं, सीरीज आती है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड्स, तो इसमें ना ऑल लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 5d0, लेकिन एक्सेप्शन है सीरियम, गैडोलियम और ल्यूटियम का, जिसमें 5d1 में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक्टिनाइड, ऑल एक्टिनाइड एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन CD 6d0, एक्सेप्शन जो है ना यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें 6d1 में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है, ओके। अब हम बात करें एटॉमिक साइज का। तो अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज जो है क्या करता है, डिक्रीज करता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। किस वजह से डिक्रीज करेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव मतलब कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और सेकंड क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने तुमको पढ़ाया है प्योर टेबल में, ठीक है, ध्यान रखना उसको। ये एक रिएक्शन को ना मैंने बहुत सारी रिएक्शन को मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन फॉर्म समझाने ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एफ ब्लॉक की जितनी भी मैं लेंथेनॉइड में होगी ना, अगर मैं ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दूं लेंथेनॉइड के साथ में तो Ln2O3 बनता है, नाइट्रोजन की रिएक्शन करा दूं तो LNN बनता है, अगर मैं कार्बन की रिएक्शन करा दूं तो LnC2 बनता है, ठीक है। अगर मैं वाटर की रिएक्शन करा दूं लेंथेनॉइड के साथ में तो बनता है हाइड्रोक्साइड बनता है लेंथेनॉइड का, और अगर मैं सल्फर की रिएक्शन करा दूंगा तो बनता है Ln2S3, ठीक है। ये सारी चीजें ना ध्यान रखना है, बस यही रिएक्शन इंपोर्टेंट है, बाकी कोई रिएक्शन इंपोर्टेंट नहीं है एफ ब्लॉक में। उसके बाद है कंपेरिजन। तो यार लेंथेनॉइड जो है ना वो शो करते हैं +3 मोस्टली, और एक्टिनाइड शो करते हैं वो भी +3 शो करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ना लेंथेनॉइड शो करता है +2 +4, लेकिन यहाँ पर एक्टिनाइड जो है वो शो करता है +5 +6 +7 भी शो करता है, ठीक है। लेंथेनॉइड के भाई लोग मोस्ट ऑफ द जो आयंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन हमें पढ़ा है एक्टिनाइड्स कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लेंथेनॉइड है
ये कॉम्प्लेक्स को फॉर्म नहीं करते, लेकिन जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स को। लेंथोइड जो है ना भाई लोग, ये लेस बेसिक होते हैं, जबकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। लास्ट जो है वो ये है कि ये सारे के सारे लेंथोइड जो है ना वो रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन ये जो है ना पीएम, ठीक है, पता है ना, मैं याद करवाया था ये पीएम वाला जो है ना, पीएम पीएम मोदी नहीं, ये पीएम जो होता है ना, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये रेडियो एक्टिव है। बाकी एक्टिनोइड्स सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा डी और एफ ब्लॉक। पी वाई क्यूज लगाओ और बताओ मुझे, ठीक है, कमेंट में कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे एक बार बता देना। सब कुछ मैंने कवर करने का ट्राई किया है, ठीक है। चलो ओके बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।